हाय गाइस, दिस इज योर जस्ट मैम हियर। तो आज की वीडियो में बच्चा मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 11 का चैप्टर 1 का हमारा मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोलरिटी के बारे में, मास परसेंटेज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। द नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। लेट अस सी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? The ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in solution. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर एक्स। एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है। तो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन वी कैन फाइंड आउट फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे हम नॉर्मल किसी भी एक सब्सटेंस का फ्रैक्शन निकालते हैं ना, टोटल सब चीज़ों में से किसी का फ्रैक्शन कितना है, वैसे ही हमें यहाँ पर किसका फ्रैक्शन निकालना होता है? मोल्स का निकालना होता है। ठीक है, कि आपका जो भी कंपोनेंट है जिससे आपका सॉल्यूशन बना है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स का रेशो हमें हमारे सॉल्यूशन में जो भी टोटल मोल्स हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है उनके टोटल मोल्स से उनका रेशो लेना है। दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वी कैन फाइंड आउट फॉर बोथ। ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है और समय समय पर दोनों के मोल फ्रैक्शन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्यूशंस की स्टडी के अंदर। ओके, सो जल्दी से हम देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। सो वी कैन इजीली सी द मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला। Suppose let the mole fraction of solute is x2 and solvent is x1। ठीक है, हमारे जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन को x2 मान लेते हैं और हमारे सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम x1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ moles of solvent and solute are N1 and N2 respectively। ठीक है, हमने सपोज किया है कि हमारे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उनको N1 और N2 हमने सपोज कर लिया रेस्पेक्टिवली, दे आर N1 एंड N2। तो बहुत इजी है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? x1 हमारे मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। इट विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। इजी। ठीक है, आपके सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है हमें, हमारे जो टोटल मोल्स है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिला के उसमें से। ठीक है, और हमारा x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी N2 अपॉन N1 प्लस N2। इट विल बी इक्वल टू x2। ठीक है, ऐसे अगर आपका कोई तीसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, सपोज आपने कोई तीन चीज़ों को आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन में लाया है, तो ऐसे ही उसके लिए x3 निकल जाएगा। ठीक है, जितने भी चाहे कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो, आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। ओके, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है 1 and 2, तो सॉल्यूशन के लिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1। जो भी हमारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो सम है वो यूनिटी होता है, दैट इज इक्वल टू 1। और बच्चों, आपको देख सकते हो आप कि ये मोल्स अपॉन मोल्स सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट्स नहीं होंगी। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है मोल फ्रैक्शन जो होता है।
ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन की टाइम पे ज़रूरत पड़ती है स्टडी करने के लिए, जो आप आगे जाके देखने वाले हैं कि किस तरीके से मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना होता है हमें हमारे कंपोनेंट्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे आज के वीडियो में, जो थोड़ी अलग हटकर है। जैसे मोलरिटी में, मोल फ्रैक्शन में वी आर गिविंग इम्पोर्टेंट टू द मोल्स। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो थोड़ी अलग है। ठीक है, दैट इज नॉर्मलिटी। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज नॉर्मलिटी। Okay, then we will see the numerical for both the terms. So first I explain you what is normality. So students, the next term is normality. हालांकि normality NCERT बुक में नहीं दी गई है क्लास 11th की, बट फिर भी मैं आपको ये टर्म समझाना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज़ होता ही होता है। So that's why I will explain you the normality, the one more term, and it is denoted by N, कैपिटल लेटर एन। होता क्या है नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने डिसॉल्व हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, दैट वी हैव सीन इन द मोलरिटी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे हमें नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान में रखना होता है। लेकिन नॉर्मेलिटी में हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है कि जब भी दो रिएक्टेंट्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, जैसे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के कितने इक्विवेलेंट्स लगेंगे, वहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझने की जरूरत है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। According to definition, the number of gram equivalents of solute dissolved in per liter of solution, it is known as normality. So if we write down the formula, so हमारा n is equal to क्या हो जाता है फॉर्मूला, number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liters, इट इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमें सॉलिड को देखने से तो हम गिन नहीं सकते ना। ठीक है, हमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम देखने से गिन सके, लेकिन हाँ हम मास जरूर मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज का, तो मास की मदद ही हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा है कि आपको रट लेना है, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं हम। इक्विवेलेंट मास क्या होता है और कैसे हम इसको अलग अलग चीजों के लिए निकालेंगे वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जो है वो एसिड बेस और कोई अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो उसके लिए अलग तरीके से निकालना चाहता है। ओके, दैट आई एक्सप्लेन यू। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं हम फटाफट से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की ही यहाँ पे बात हो रही है, इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ, पहले लिख दिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है नॉर्मेलिटी का।
ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम कहाँ से पता करेंगे। मोलर मास तो हम इजीली निकाल लेते हैं, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड किया, फटाफट से मोलर मास हमारे सामने, ठीक है, दैट इज इजी, मोलर मास हम निकाल पाते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हेल्प तो मोलर मास की ही लेनी पड़ती है। तो लेट अस सी व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। ओके, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, अगर आपके पास एक एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेटेड बाय एन एसिड। ठीक है, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेटेड बाय एन एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो ऐसे ही जैसे हम निकालना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, ये 2 H प्लस डोनेट करता है, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये हमारे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हो गया, सिंपल। ठीक है, वैसे अगर हमको क्या निकालना है, मान लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। ऐसे हम क्या निकालेंगे, किसी भी बेस का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। एसिडिटी क्या होता है, वो कितने OH माइनस डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एसिडिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि NaOH तो एक ही OH माइनस डोनेट करता है। NaOH का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 40। ठीक है, और 40 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 40। तो NaOH का मोलर और इक्विवेलेंट मास सेम है। अगर सपोज यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो आप उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस, राइट। और अगर हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, अगर हमें एक सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसकी मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास कह देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मास विल बी डिवाइडेड बाय द चार्ज सेपरेशन, जो भी आपके सॉल्ट में केटायन और एनायंस के बीच में टोटल चार्ज का सेपरेशन है, आपको उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, ठीक है, तो NaCl का जो मास होता है मोलर मास वो 58.5 है, या फिर फॉर्मूला जो मास है इसका। ठीक है, और NaCl में जो टोटल चार्ज का सेपरेशन है वो कितना है, +1 -1। ठीक है, +1 -1 यूनिट से चार्ज का सेपरेशन है। ठीक है, आप मेरे हिसाब से तो आप केटायन के चार्ज देख लीजिए। ठीक है, कि टोटल पॉजिटिव चार्जेस टोटल कितने हैं, उतने ही नेगेटिव होंगे, तो आप जो आपका मोलर मास है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो NaCl का इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, 58.5। वैसे अगर मेरे पास CaCl2 होता तो आप CaCl2 के मोलर मास को आप किससे डिवाइड करते, 2 से करते, क्योंकि Ca2 प्लस आयन है। ठीक है, जैसे Ca2 प्लस आयन है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 है। तो ऐसे आयन का भी इक्विवेलेंट मास हम पता कर सकते हैं। ओके, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। सो दिस इज द नॉर्मेलिटी, दिस इज नॉर्मेलिटी विच इज वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज्ड इन द सॉल्यूशंस। ठीक है, जो 11th NCERT की बुक में नहीं है, बट स्टिल आई थॉट कि मुझे आपको ये समझाना चाहिए। ओके,
सो दिस इज अबाउट द नॉर्मेलिटी बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के फॉर्मूले हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग अप्लाई करने पड़ते हैं। एसिड का होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेस का होता है मोलर मास अपॉन एसिडिटी, और सॉल्ट का होता है फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज सेपरेशन। ओके, सो इज इट ओके? ठीक है, मेरे ख्याल से नॉर्मलिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जल्दी से एक एक न्यूमेरिकल दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म के देख लेते हैं कि हाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं खींचूंगी। वी विल टेक वन न्यूमेरिकल बोथ फॉर मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी so that you will be able to solve the numericals related to these terms also. Okay, so let us see the numerical questions. Alright students, तो क्वेश्चन लिख लिया है मैंने बोर्ड पर। A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol in water. तो बच्चों डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए हैं, हमको दोनों चीज़ों का मास दे रखा है। तो जनरली इतना इजी क्वेश्चन वैसे आपके सामने आएगा भी नहीं कि आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दे दें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के और आपसे कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। आपको जनरली जो है मास ही दिया जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, और उस मास की हेल्प से हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले आइडेंटिफाई करने हैं और फिर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमें मास यहाँ पर गिवन है, यहाँ डायरेक्टली मास गिवन है। कई बार हो सकता है कि आपको परसेंटेज में दिया हो कि दिस मच परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो वहाँ पे हम हमारे सॉल्यूशन को 100 ग्राम सपोज करके और इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल को 120 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, और हमको मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल का ही नाम होता है IUPAC, उसका हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, मिथेनॉल का भी और वाटर का भी। तो लेट अस सॉल्व करके देते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, तो मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, ये हमारे मिथेनॉल का फॉर्मूला है। मोलर मास बच्चों आराम से आप निकाल सकते हो, 12 + 3 15 + 1 16 + 16 32। तो ये तो हमारे मिथेनॉल का मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, इसको NCH3OH लिख देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास 60 / 32। ठीक है, कर लेती हूँ मैं यहाँ साइड में ये डिवीजन, 60 / 32 इजी लग रहा है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 32 2 जा तो 64 हो जाएगा आपका। तो 1.60 में से 32 कट जाएगा, बचेगा हमारा पास 28। ठीक है, पॉइंट लगना ही लगना है, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब 32 मेरे ख्याल से 8 से चला जाएगा, 32 8 जा, ठीक है, 8 2 जा 16, कैरी लगा 1, 8 3 जा 24, 8 2 56। ठीक है, 8 से जा रहा है, फिर माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 गया, हमारे पास बचता है 4, 24, यहाँ पे 0 लगेगा। तो अब 8 से तो जाने से रहा, 32 7 जा करके देखते हैं। तो 32 7 जा 7 2 जा 14, कैरी लगा 1, 7 3 जा 24 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 22, 224। ठीक है, 87 1.87। ठीक है, 10 में से 4 गया, हमारे पास बच जाता है 6, और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 0 आएगा, और ये चला गया आपका 160, 32 5 जा 160। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना आ जाता है, 1.875। ये पूरा आपको मैंने रफ वर्क करके दिखा दिया है, पूरी जो कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने आ जाते हैं, 1.875 आ गए। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो NH2O मान लेते हैं उसको। NH2O क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ वाटर 120 और वाटर का मोलर मास हमें पता है 18। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अपन 120 को। ठीक है, 18 से हम यहाँ पे डिवीजन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 18 6 जा से ये चला जाना चाहिए। ठीक है, इट विल गो बाय द 18 6 जा।
ठीक है, इट कैन गो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 6 8 हमारा हो जाता है 48, 6 1 6 प्लस 4 108। ठीक है, 120 में से 108 जाएंगे तो फिर हमारे पास बचता है 12। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 0, फिर 108 6, तो 6.6666 आएगा आपका आंसर। तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 6.667, हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, वाटर के। बस अब इजी है। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स NCH3OH प्लस NH2O। ठीक है, इससे हमारा आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकल जाएंगे। 1.875 डिवाइडेड बाय 1.875 प्लस 6.667। ठीक है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एंड सेंड मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और अगर हमको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो वो तो बहुत इजी है। अगर आप किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो दूसरे कंपोनेंट का बहुत इजीली आप निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है XH2O वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 - XCH3OH, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि x1 + x2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अपने सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों कोशिश करती हो कि कैलकुलेशंस भी आपको बोर्ड पे करके दिखाओ जितनी हो सके। ओके, सो एक न्यूमेरिकल अब हम देख लेते हैं नॉर्मलिटी के लिए, दैट हाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मलिटी। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक इजी क्वेश्चन लिया है मैंने नॉर्मलिटी के लिए कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। A solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 gram of acid in 250 milliliter of the solution. Calculate the normality. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाए और पता लग जाए कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। नॉर्मलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड काफ़ी मैं लैब में इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करती रहती हूँ, मेरे काम का केमिकल है ये, तो मुझे इसका मोलर मास याद है, दैट इज 126। ठीक है, इसका जो मोलर मास है वो कितना है, 126 है। लेकिन नॉर्मलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए। अब ऑक्जेलिक एसिड जो आपका होता है यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये आपका डाइबेसिक एसिड होता है। ठीक है, ये 2H+ डोनेट करता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इट विल बी इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 63। तो ये हमारे क्या आ गया, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास आ गया। बस अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला रखते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब हमको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी है, आप चाहो तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डायरेक्टली रख सकते हैं, या अगर हम मिलीलीटर में ही रख रहे हैं तो ऊपर 1000 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहाँ पे हमारी चॉइस है कि अगर हम मिलीलीटर में रख रहे हैं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज आप मिलीलीटर को लीटर में पहले ही कन्वर्ट करके यहाँ पे लीटर पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है हमारे पास, दैट इज 0.63। 0.63 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 63 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 250 ml। क्वेश्चन में 250 ml है, तो बस 1/4 और यहाँ पे हमारा हो जाता है 0.01, तो हमारा आंसर आ गया 0.04 N। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी है हमारी, 0.04 N। दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन।
ओके, अगर यहाँ पे कोई बेस होता तो हम एसिडिटी से उसके मोलर मास को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिड था तो हमने बेसिसिटी से डिवाइड किया है, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो ये है नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। अगर आप कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी या मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। मैं आपके न्यूमेरिकल, आपके डाउट को सॉल्व करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। ओके, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।